हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 5 स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, राइट अ नोट ऑन इंडियंस इन अफ्रीका। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अफ्रीका में इंडियंस के हिस्ट्री, माइग्रेशन और उनके कंट्रीब्यूशन को समझना है। हमें बताना है कि इंडियंस कैसे अफ्रीका आए, किस रोल में रहे, उन्होंने ट्रेड, बिजनेस और पॉलिटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन किया और उन्होंने कौन से चैलेंजेस फेस किए। आंसर। इंट्रोडक्शन। अफ्रीका में इंडियंस की प्रेजेंस कई सेंचुरीज पुरानी है, जो इंडियन ओशन के ट्रेड से जुड़ी हुई थी। बाद में कॉलोनियल पीरियड में इंडियंस को लेबर और प्रोफेशनल्स के रूप में अफ्रीका भेजा गया। आज इंडियंस अफ्रीका के साउथ अफ्रीका, केन्या, टांजानिया, युगांडा और मॉरिशस में ज्यादा नंबर्स में रहते हैं। उन्होंने इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, लेकिन कई बार डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन का सामना भी किया। इस आंसर में हम उनके माइग्रेशन, कंट्रीब्यूशन, चैलेंजेस और आज की पोजीशन को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइग्रेशन। पुराने ट्रेड लिंक्स। इंडिया और ईस्ट अफ्रीका के बीच समुद्री ट्रेड बहुत पहले से होता था। गुजरातीज और बनिया कम्युनिटीज इसमें एक्टिव थी। कॉलोनियल ईरा माइग्रेशन। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर प्लांटेशंस और रेलवेज में काम करने के लिए अफ्रीका भेजा गया। युगांडा रेलवे इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। क्लर्क्स, आर्टिजन्स और प्रोफेशनल्स भी गए जो मेनली साउथ और ईस्ट अफ्रीका में सेटल हो गए। वॉलंटरी माइग्रेशन। कुछ इंडियंस खुद से भी ट्रेड और छोटे बिजनेस के लिए अफ्रीका गए और ग्रेजुअली सक्सेसफुल हो गए। 2. रोल इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ट्रेड और बिजनेस। इंडियंस ने अफ्रीका के कॉमर्स और रिटेल ट्रेड में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए। केन्या, टांजानिया, युगांडा में उनके दुकान और नेटवर्क्स लोकल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। कुछ इंडियंस ने फार्मिंग और बाद में इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया। कल्चरल कंट्रीब्यूशन। इंडियंस ने अपने कल्चर को अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया, जैसे टेम्पल्स, मॉस्क्स, गुरुद्वारेस, इंडियन फूड और फेस्टिवल्स, जो अफ्रीकन कल्चर का पार्ट बन गए। 3. पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड चैलेंजेस। कॉलोनियल डिस्क्रिमिनेशन। कॉलोनियल रूल के दौरान इंडियंस को एक रेशियल लैडर पे अफ्रीकन्स और यूरोपियंस के बीच रखा गया। एक्सपल्शंस और एक्सक्लूजन। युगांडा के इदी अमीन ने 1972 में 80,000 इंडियंस को निकल दिया, जिसने इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरे कंट्रीज में भी कभी कभी रिजेंटमेंट हुआ क्योंकि इंडियंस इकोनॉमिक डोमिनेंस रखते थे। पॉलिटिकल और फ्रीडम मूवमेंट रोल। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में इंडियंस के राइट्स के लिए स्ट्रगल किया और अपार्टाइड के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहे। कई इंडियंस ने अफ्रीकन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में भी कंट्रीब्यूट किया। 4. कंटेम्पररी पोजीशन एंड डायस्पोरा सिग्निफिकेंस। आज का कंट्रीब्यूशन। अब इंडियंस अफ्रीका के मॉडर्न सेक्टर्स जैसे IT, हेल्थ और एजुकेशन में भी एक्टिव है। मॉरिशस में तो इंडियन ओरिजिन लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर तक के पोस्ट संभाले हैं। इंडिया अफ्रीका ब्रिज। डायस्पोरा एक ब्रिज बन गया है जो इंडिया और अफ्रीका के बीच ट्रेड, कल्चर और डिप्लोमेसी को स्ट्रांग बनाता है। रिकॉग्निशन और इंटीग्रेशन। आज अफ्रीकन्स इंडियंस को अपने सोसाइटी का एक हिस्सा मानते हैं और उनका रोल नेशन बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। इंडियंस इन अफ्रीका एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा कम्युनिटी है जिन्होंने हिस्ट्री में स्ट्रगल भी किया और सक्सेस भी अचीव किया। इंडेंचर्ड लेबर से लेकर बिजनेस और पॉलिटिक्स तक उन्होंने अफ्रीका के डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले किया है। आज वो मल्टीकल्चरल अफ्रीकन सोसाइटीज का एक इंटीग्रल पार्ट है और उनका कंट्रीब्यूशन दोनों कॉन्टिनेंट्स के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 7, एलैबोरेट अपॉन अर्ली अफ्रीकन किंगडम्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें अर्ली अफ्रीकन किंगडम्स के बारे में डिटेल में बताना है। हमें उनकी पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, कल्चर और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लेन करने हैं। एग्जाम्पल्स जैसे घना, माली, सोंगी, एकम और ग्रेट जिम्बाब्वे इंक्लूड करने जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अफ्रीका की हिस्ट्री को समझने के लिए उसके अर्ली किंगडम्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
500 सीई से 1600 सीई तक ये किंगडम्स ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर के बड़े सेंटर्स थे। घाना, माली, सोनगी, एकम और ग्रेट जिम्बाब्वे ने अपने टाइम में एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किया और कल्चरल हेरिटेज छोड़ा। इस आंसर में हम इन किंगडम्स के राइज, सिस्टम और कंट्रीब्यूशंस को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. घाना किंगडम 6th to 13th सेंचुरी सी। घाना को लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता था क्योंकि ये ट्रांस सहारन गोल्ड और साल्ट ट्रेड कंट्रोल करता था। नाइजर और सेनेगल रिवर्स के बीच यह लोकेटेड था। किंग्स ने ट्रेड पर टैक्स लगाया जिससे उनकी पावर स्ट्रांग हुई। मिलिट्री भी स्ट्रांग थी जो किंगडम और ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करती थी। 13th सेंचुरी तक इन्वेजन्स और ट्रेड रूट्स शिफ्ट होने से घना डिक्लाइन हो गया। 2. माली एम्पायर 13th to 16th सेंचुरी सीई। माली घना के बाद उठा और सूडियाटा केइटर और मानसा मुसा जैसे रूलर्स के अंडर फेमस हुआ। मानसा मुसा की मक्का की पिलग्रिमेज 1324 में माली की वेल्थ दुनिया को दिखाए। टिम्बकटू और गांव इस्लामिक लर्निंग और ट्रेड के सेंटर्स बन गए। एम्पायर डिसेंट्रलाइज था लेकिन एम्परर के पास स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी थी। 3. सोंगही एम्पायर 15th to 16th सेंचुरी सीई। माली के डिक्लाइन के बाद सोंगहाई सबसे बड़ा एम्पायर बना। सुनी अली और अस्किया मोहम्मद के रूल में एक्सपेंड हुआ। टिम्बकटू और गांव जैसे शहरों पर कंट्रोल था जो ट्रेड और स्कॉलरशिप के हब्स बने। प्रोफेशनल आर्मी और टैक्सेशन सिस्टम था और नाइजर रिवर पर नेवी भी थी। 1591 में मोरक्कन इन्वेजन के बाद ये डिक्लाइन हो गया। 4. एक्सम किंगडम 1st to 7th सेंचुरी सीई। इथियोपिया और एरिट्रिया के एरिया में लोकेटेड था। रेड सी ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल था और अरबिया, इंडिया, मेडिटरेनियन के साथ ट्रेड करता था। 4th सेंचुरी सीई में क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने वाले पहले अफ्रीकन स्टेट्स में से एक था। ओबेलिस्क्स और मॉन्यूमेंट्स एक्सम की कल्चर और आर्किटेक्चर को शो करते हैं। एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स और ट्रेड शिफ्ट होने से डिक्लाइन हुआ। 5. ग्रेट जिम्बाब्वे 11th to 15th सेंचुरी सीई। सदर्न अफ्रीका में लोकेटेड था। कैटल हर्डिंग, एग्रीकल्चर और गोल्ड ट्रेड का सेंटर था। स्टोन वॉल्स और एनक्लोजर्स अभी भी उसके एडवांस अर्बन लाइफ का एग्जाम्पल है। रिसोर्स एग्जॉस्शन और ट्रेड रूट्स कोस्ट की तरफ शिफ्ट होने से ये डिक्लाइन हुआ। 6. अर्ली अफ्रीकन किंगडम्स की फीचर्स। पॉलिटिक्स, किंगशिप और सेंट्रलाइज्ड पावर विद काउंसिल्स और मिलिट्री। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, गोल्ड, सॉल्ट, आइवरी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पर बेस्ड। कल्चर एंड रिलीजन, ट्रेडिशनल बिलीफ्स के साथ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस, टिम्बकटू जैसे लर्निंग सेंटर्स, ट्रेड लिंक्स विद एशिया यूरोप और मॉन्यूमेंट्स जैसे ग्रेट जिम्बाब्वे। कंक्लूजन, अर्ली अफ्रीकन किंगडम्स जैसे घना, माली, सोंगी, एकम और ग्रेट जिम्बाब्वे अफ्रीका के ग्लोरियस पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर में अपना यूनिक रोल प्ले किया और अफ्रीका को ग्लोबल सिविलाइजेशन से जोड़ा। इनका लेगेसी प्रूफ है कि अफ्रीका के पास स्ट्रांग और एडवांस सोसाइटीज थी, कलोनियलिज्म से पहले है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Examine the patterns of colonization in Africa. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन किस तरह हुआ। हमें अलग अलग पैटर्न्स जैसे सेटलमेंट कॉलोनीज, एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज, इनडायरेक्ट रूल और असिमिलेशन के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। साथ ही इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन 19 to 20 सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस था। कॉलोनाइजेशन का मतलब है यूरोपियन पावर्स का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन अफ्रीका पर। बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 to 85 के बाद अफ्रीका को यूरोपियन कंट्रीज के बीच बांट दिया गया। हर रीजन में कॉलोनाइजेशन का पैटर्न अलग था, कहीं सेटलर कॉलोनीज बनी, कहीं एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज, कहीं इनडायरेक्ट रूल और कहीं असिमिलेशन पॉलिसी अप्लाई हुई। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। 19th सेंचुरी के पहले यूरोप का रिलेशन अफ्रीका से मेनली स्लेव ट्रेड तक लिमिटेड था। जब स्लेवरी खत्म हुई और गोल्ड, डायमंड जैसे रिसोर्सेस मिले तो यूरोपियन इंटरेस्ट बढ़ गया। बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 to 85 ने अफ्रीका को बिना लोकल सोसाइटीज का ख्याल रखे यूरोपियन पावर्स में डिवाइड कर दिया। 1914 तक पूरा अफ्रीका कॉलोनाइज हो चुका था, सिर्फ इथियोपिया और लाइबेरिया इंडिपेंडेंट रहे। 2. पैटर्न्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। ए. सेटलर कॉलोनीज।
साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया, केन्या और रोडीशा सेटलर कॉलोनीज के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ यूरोपियंस ने अपनी परमानेंट सेटलमेंट्स बनाई और लोकल लोगों की लैंड ऑक्यूपाई कर ली। रेशियल हायरार्की और अपार्टाइड जैसी पॉलिसीज इसी का रिजल्ट थी। बी, एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनीज। कॉन्गो, बेल्जियम और वेस्ट अफ्रीका, फ्रांस में एक्सप्लॉयटेशन मॉडल था। यहाँ से रॉ मटेरियल्स जैसे रबर, कोको, कॉटन और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके यूरोप भेजे जाते थे। लोकल्स को फोर्स्ड लेबर और टैक्सेशन झेलना पड़ता था। सी, इनडायरेक्ट रूल। ब्रिटिश ने नाइजीरिया और युगांडा जैसे एरियाज में इनडायरेक्ट रूल अप्लाई किया। लोकल चीफ्स को एडमिनिस्ट्रेशन में उस करके अपने कंट्रोल में रखा। इससे कॉस्ट कम हुई लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम्स डिस्टॉर्ट हो गए। डी, असिमिलेशन, डायरेक्ट रूल। फ्रेंच ने वेस्ट अफ्रीका में असिमिलेशन पॉलिसी चलाई। एम था कि अफ्रीकन्स को फ्रेंच कल्चर में मिला दिया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली अफ्रीकन्स को इक्वालिटी नहीं मिली, वो मार्जिनलाइज्ड ही रहे। 3, रीजनल वेरिएशंस। नॉर्थ अफ्रीका, फ्रांस और इटली ने मोस्टली सेटलर और एक्सप्लॉयटेशन मॉडल यूज किया। वेस्ट अफ्रीका, ब्रिटिश और फ्रेंच ने ट्रेड, टैक्सेशन और फोर्स्ड कल्टिवेशन पे फोकस किया। सेंट्रल अफ्रीका, बेल्जियन कॉन्गो सबसे ज्यादा ब्रूटल था जहां फोर्स्ड लेबर से मिलियंस लोग मारे। सदर्न अफ्रीका, सेटलर कॉलोनीज डोमिनेट करते थे, मिनरल एक्सट्रैक्शन और रेशियल सेग्रीगेशन मेन फीचर्स थे। ईस्ट अफ्रीका, केन्या में सेटलर मॉडल था जबकि बाकी जगह इनडायरेक्ट रूल। 4, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। पॉलिटिकल, आर्टिफिशियल बॉर्डर्स ने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए। इकोनॉमिक, अफ्रीका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गया जिससे डिपेंडेंसी बढ़ गई। सोशल एंड कल्चरल, इंडिजिनस ट्रेडिशंस वीक हुए, यूरोपियन लैंग्वेजेस और एजुकेशन इम्पोज हुई। रेजिस्टेंस, अफ्रीकन्स ने अपोज भी किया जैसे माजी माजी रिबेलियन टांजानिया और माऊ माऊ मूवमेंट केन्या। कंक्लूजन, अफ्रीका का कॉलोनाइजेशन अलग अलग पैटर्न्स में हुआ, सेटलर कॉलोनीज, एक्सप्लॉयटेशन, इनडायरेक्ट रूल और असिमिलेशन। इनके रिजल्ट्स ज्यादा नेगेटिव रहे, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल टेंशंस। आज अफ्रीका के कई प्रॉब्लम्स का रूट इसी कॉलोनियल हिस्ट्री में मिलता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 9. Discuss the features of independence movement in Africa. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अफ्रीका के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के मेन फीचर्स बताने हैं। मतलब हमें ये समझना है कि कॉलोनियल रूल कैसा था, नेशनलिस्ट लीडर्स का रोल क्या था, स्ट्रगल के मेथड्स कैसे थे, और कैसे इंडिपेंडेंस फाइनली मिला। आंसर। इंट्रोडक्शन। अफ्रीका का इंडिपेंडेंस मूवमेंट 20वीं सेंचुरी के बीच में हुआ एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल था जिसमें अफ्रीकन लोगों ने यूरोपियन कॉलोनियल रूल खत्म करने के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश, फ्रेंच, बेल्जियन और पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स ने रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट किए और लोकल आइडेंटिटी को दबाया। वर्ल्ड वॉर II के बाद नए पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स ने अफ्रीकन लोगों को सेल्फ रूल के लिए इंस्पायर किया। पैन अफ्रीकनिज्म और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज ने इस मूवमेंट को और स्ट्रांग बनाया। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और नेशनलिज्म का उठान। कॉलोनियल रूल ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल सप्रेशन और रेशियल इनइक्वालिटी क्रिएट की। अफ्रीकन्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बनाया गया। वेस्टर्न एजुकेटेड एलीट्स जैसे क्वामे नक्रूमा और जोमो केन्याटा ने कॉलोनियल रूल को ओपनली चैलेंज किया। पैन अफ्रीकनिज्म और थिंकर्स जैसे मार्कस गावी ने एक कॉमन अफ्रीकन आइडेंटिटी और यूनिटी का आइडिया प्रमोट किया। 2. इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स के फीचर्स। मास पार्टिसिपेशन। फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और इंटेलेक्चुअल्स सभी लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हुए रैलीज, स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट्स में। पीसफुल और आर्म स्ट्रगल्स। घना जैसे देश ने पीसफुल तरीके से फ्रीडम पाई जबकि अल्जीरिया और केन्या में आर्म स्ट्रगल हुआ। नेशनलिस्ट पार्टीज का रोल। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कन्वेंशन पीपल्स पार्टी और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। यूनिटी का एम्फेसिस। लीडर्स ने एथनिक और रीजनल डिविजन्स के ऊपर यूनिटी को प्रमोट किया। 3. इंटरनेशनल और ग्लोबल फैक्टर्स का असर। वर्ल्ड वॉर II का इम्पैक्ट। यूरोपियन पावर्स वीक हो गए और कॉलोनीज को होल्ड करना मुश्किल हो गया। यूनाइटेड नेशंस का सपोर्ट। यूएन ने कॉलोनियलिज्म को क्रिटिसाइज किया जिससे अफ्रीकन स्ट्रगल्स को मॉरल सपोर्ट मिला। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। यूएसए और यूएसएसआर ने अपने तरीके से डिकोलोनाइजेशन को सपोर्ट किया। एशिया से इंस्पिरेशन। इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 ने अफ्रीकन लीडर्स को इंस्पायर किया। 4. आउटकम्स और चैलेंजेस।
रैपिड डिकोलोनाइजेशन 1950 to 1970 के बीच ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई। घाना 1957 पहला सब सहारन देश था जो आजाद हुआ। डिलेड इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका जैसे सेटलर कॉलोनीज में स्ट्रगल ज्यादा लंबा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंस के बाद भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बने रहे। नेशनलिज्म की लेगेसी मूवमेंट ने सेल्फ डिटर्मिनेशन का जज्बा दिया, लेकिन स्टेट बिल्डिंग एक बड़ी चैलेंज रही। कंक्लूजन अफ्रीका का इंडिपेंडेंस मूवमेंट एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसमें नेशनलिज्म, मास मोबिलाइजेशन और ग्लोबल सपोर्ट काम आए। कुछ कंट्रीज ने पीसफुल तरीके से इंडिपेंडेंस पाया, जबकि दूसरे आर्म स्ट्रगल से गुजरे। यह मूवमेंट ने कॉलोनियल रूल खत्म किया लेकिन नए चैलेंजेस भी लाए। फिर भी यह ग्लोबल डिकोलोनाइजेशन की हिस्ट्री का एक गोल्डन चैप्टर है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Discuss the Great African Crisis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ग्रेट अफ्रीकन क्राइसिस का मीनिंग और नेचर समझाकर एक्सप्लेन करना है। हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेजर कॉजेस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, बाहरी फैक्टर्स और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिटेल में लिखना है। साथ ही इसका अफ्रीका के डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर क्या इम्पैक्ट हुआ ये भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रेट अफ्रीकन क्राइसिस एक ऐसा टर्म है जो अफ्रीका के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल ब्रेकडाउन्स को डिस्क्राइब करता है, खासकर 1970 से 1990 के दौरान। इसमें वीक गवर्नेंस, सिविल वॉर्स, पॉवर्टी, फैमिन और हेल्थ इश्यूज जैसे HIV, एड्स शामिल है। ये क्राइसिस दिखाता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट्स कितने फ्रैजाइल थे। कॉलोनियल लेगेसी, कोल्ड वॉर और वीक लीडरशिप ने इस क्राइसिस को और गहरा बनाया। मेन बॉडी 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट 1970 to 1990 के पीरियड में अफ्रीका एक सीवियर डिक्लाइन से गुजरा, जिसमें इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों बिगड़ गए। इंडिपेंडेंस के बाद नए स्टेट्स बने, लेकिन इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कोल्ड वॉर ने कन्फ्लिक्ट्स को और भड़का दिया, जिसमें सुपर पावर्स ने प्रॉक्सी वॉर्स चलाए। एग्जाम्पल, अंगोला और मोजाम्बिक सिविल वॉर्स में फंस गए। जायर, आप DRC जैसे देश ऑथोरिटेरियन रेजीम्स के कंट्रोल में आ गए। 2. पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ द क्राइसिस। वीक स्टेट्स, गवर्नमेंट्स अपना कंट्रोल कंसोलिडेट नहीं कर पाए, करप्शन और इंस्टेबिलिटी बढ़ी। ऑथोरिटेरियन रूल, कई लीडर्स ने वन पार्टी रूल या मिलिट्री डिक्टेटरशिप बनाए। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉलोनियल बॉर्डर्स ने एथनिक राइवलरीज को और इंटेंस बनाया। रुआंडा जेनोसाइड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। केस स्टडी, सोमालिया का 1990 में कोलैप्स होना फेल्ड स्टेट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। 3. इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ द क्राइसिस। कमोडिटी डिपेंडेंस, अफ्रीकन कंट्रीज ऑयल, मिनरल्स और क्रॉप्स पर डिपेंडेंट थे। प्राइसेस गिरते हाई इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। डेट क्राइसिस, 1980 में IMF, वर्ल्ड बैंक के लोन्स और उनके सपने पॉवर्टी बढ़ा दी। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, 1990 तक अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब रीजन बन गया। एग्जाम्पल, नाइजीरिया ऑयल रिच होने के बावजूद इकोनॉमिक डिक्लाइन से गुजरा करप्शन की वजह से। 4. सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस। फैमिन, इथियोपिया 1980 और साहिल रीजन में फूड क्राइसिस बहुत सीवियर था। हेल्थ क्राइसिस, HIV, एड्स एपिडेमिक ने पूरी सोसाइटीज को वीक कर दिया। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और जॉब्स की कमी से यूथ फ्रस्ट्रेशन और इंस्टेबिलिटी बढ़ी। 5. एक्सटर्नल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। कॉलोनियल लेगेसी, बॉर्डर्स और रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी का रीजन बना। कोल्ड वॉर, सुपर पावर इंटरफेरेंस ने सिविल वॉर्स को लंबा खींच दिया। ग्लोबलाइजेशन एंड सैप, IMF रिफॉर्म्स ने एक्सपेक्टेड ग्रोथ के बजाय पॉवर्टी को और ज्यादा फैला दिया। 6. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रेट अफ्रीकन क्राइसिस। सोमालिया, लाइबेरिया, सिएरा लियोन जैसे स्टेट्स कोलैप्स हो गए। रुआंडा, सुदान जैसे कंट्रीज में ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ी। अफ्रीका ग्लोबल लेवल पर मार्जिनलाइज हो गया। फॉरेन एड और NGO पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कंक्लूजन, ग्रेट अफ्रीकन क्राइसिस एक मल्टीडायमेंशनल ब्रेकडाउन था जिसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी सब वीक हो गए। यह क्राइसिस कॉलोनियल पस्ट और वीक गवर्नेंस का रिजल्ट था, लेकिन इसने रिफॉर्म्स और डेमोक्रेटाइजेशन मूवमेंट्स को भी जन्म दिया। अफ्रीका की आज की डेवलपमेंट चैलेंजेस को समझने के लिए इस क्राइसिस को समझना बहुत जरूरी है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।